चलो हाँ। तो मच्छरों के लिए अनुकूल जलवायु कहाँ है? विषुवत-रेखीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मच्छरों के अनुकूल जलवायु है। तो जाहिर है कि जहां मच्छरों के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाएगी, मच्छर वहां ज्यादा पैदा होंगे, और जब जहां मच्छर ज्यादा पैदा होंगे तो मलेरिया की बीमारी भी तो वहीं आएगी। मलेरिया की बीमारी साइबेरिया में नहीं आ सकती। तो ये कौन बताएगा? ये मानव भूगोलविदता ही बता सकता है, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ की जलवायु किस तरह की है। ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी है और विषुवत-रेखीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी है। हमारे देश में मलेरिया फैलने का यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मच्छरों के पनपने के लिए यहाँ आदर्श जलवायु पाई जाती है। यहाँ बरसात अच्छी खासी होती है, यहाँ जंगल अच्छे खासे हैं, जल भराव की स्थिति होती है, सारी स्थितियां अनुकूल हैं मच्छरों के लिए। तो चिकित्सा भूगोल में हम इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, इसमें हम दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्म, बोली, भाषा, रंग, रूप, जाति, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते हैं। ये सब चीजें अलग अलग होती हैं लोगों की, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सब चीजें अलग अलग होती हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय वगैरह वगैरह। तो इनमें क्या भिन्नता है एक की दूसरे से, इन्हीं के बारे में हम विस्तार पूर्वक हम सामाजिक भूगोल में और सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ते हैं। सामाजिक भूगोल में मुख्य रूप से हम सामाजिक ताने बाने के बारे में पढ़ते हैं, और सांस्कृतिक भूगोल में हम मुख्य रूप से रीति रिवाजों के बारे में पढ़ते हैं। अभी जब आगे चल करके आप अगर भूगोल विषय पढ़ते हो तो आप पाओगे सांस्कृतिक भूगोल में, आप देखोगे, पढ़ोगे दुनिया में बहुत सारी जातियों के बारे में, प्रजातियों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में। कुछ के रहन सहन बड़े अजीबोगरीब हैं। आज भी दुनिया में ऐसी ऐसी आदिम जातियां पाई जाती हैं जो नहाते नहीं हैं, पता नहीं कौन कौन सा लेप अपने शरीर में पूरा लगा लेते हैं, और फिर उसमें जब कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो फिर उन्हें लेप को उखाड़ कर खा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कोरोना भी नहीं होता है। उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बाय नेचर बहुत मजबूत होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उन्हीं सब के बारे में पढ़ोगे। बहुत सारी प्रजातियां भारत में हैं, आदिम जनजातियां, उनके बारे में पढ़ोगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी प्रजातियां हैं, पिग्मी है, बोरो है, टोडा है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, कितने के नाम गिनाए हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ते हो। इसमें राजनैतिक भूगोल में क्या पढ़ते हो? राजनीति शास्त्र पढ़ना है, जैसे मैंने बताया ना, आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से? भूगोल के तरीके से। इसी तरह से राजनैतिक भूगोल में आपको राजनीति शास्त्र पढ़ना तो है, लेकिन मानव भूगोल के नजरिए से पढ़ना है राजनैतिक भूगोल में, ठीक है। तो मोटे तौर पर हम आपको बता देते हैं मुख्य रूप बातें कि राजनैतिक भूगोल में आपको क्या पढ़ सकता है। जैसे दुनिया में लगभग 200 के आसपास देश हैं, सभी देशों की सीमाएं निर्धारित हैं, ठीक है। अब जो ये सीमाएं निर्धारित हैं, ये सीमाएं किस आधार पर तय की गई हैं? क्या इन सीमाओं के निर्धारण में प्रकृति का कोई योगदान है? बात समझने का प्रयास करो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मानव भूगोल के किसी भी शाखा में ये जो कोर कॉन्सेप्ट है इससे अलग नहीं जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ही हम राजनैतिक भूगोल पढ़ेंगे। तो दुनिया के अलग अलग देशों की सीमाएं जो होती हैं, सीमाएं कौन बनाता है? सीमाएं प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई जाती, मानव सीमा बनाता है कि हाँ ये यहां तक जमीन हमारी है, उसके बाद तुम्हारी है। ये कौन तय करता है? मानव तय करता है, प्रकृति नहीं तय करती। एक लाइन शायद तुमने सुना हो
पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। अब देखो इसमें कैसे है, मानव भूगोल कहां है और राजनैतिक भूगोल कैसे है, इसमें संबंधित है वो समझो। पंछी नदियां पवन हवा, ये क्या है, ये सब प्रकृति के उपहार है, ठीक है। सरहद, सरहद मतलब सीमा, बॉर्डर। सरहद कौन तय करता है, मानव तय करता है, ठीक है। क्या मानव किसी पर्वत को यह निर्देशित कर सकता है कि ए पर्वत तुम मेरे देश की सीमा तक रहना, ए नदी तुम मेरे देश की सीमा तक बहना, उसके आगे मत बहना, नहीं कर सकता। तो वही है ये लाइन की पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। सरहद इंसानों के लिए, सरहद किसके लिए है, इंसानों के लिए है, इनके लिए नहीं है। हमारे देश में ठंडियों में साइबेरिया से पक्षी चले आते हैं, उनको कोई नहीं रोकता, उनके लिए सरहद नहीं होती है। तो सरहद इंसान तय करते हैं, ठीक। मानव पक्ष आया। अब इसमें प्रकृति का पक्ष कैसे है वो समझने का प्रयास करें। सरहद में सीमाओं के निर्धारण में प्रकृति का पक्ष कहां है, तो जो विभिन्न देशों की सीमाएं हैं, जो विभिन्न देशों की सीमाएं हैं, इन सीमाओं के निर्धारण में प्रकृति कहां है,